नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज है 12 नवंबर। आज क्या स्पेसिफिक है? तो आप सभी कहेंगे सर आज दिवाली है। जी हाँ, आज दिवाली तो है, लेकिन आज एक और खास दिवस आप सभी लोगों के लिए। ये स्पेशल दिवस क्या है हम सभी जानते हैं। ये स्पेशल दिवस हमारे मेडिकल साइंस में अगर हम बात करें तो आज है वर्ल्ड निमोनिया डे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड निमोनिया डे। ये निमोनिया वही बीमारी है जिसने बहुत डराया था हमें जब कोविड आया था। कोविड-19 आप सबने नाम सुना ही होगा, और उसमें इस निमोनिया ने हमें बहुत डराया था। और ये वही निमोनिया है जो फेफड़े की बीमारी होती है। तो आप देख पा रहे हो लंग्स के यहाँ पे पिक्चर, वर्ल्ड निमोनिया डे। तो इस निमोनिया डे पे निमोनिया के बारे में कुछ खास बातें तो बनती है। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया कैसे होता है, निमोनिया कितने टाइप का होता है, और निमोनिया से बचाव के लिए क्या करना होता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस साल यानी कि 12 नवंबर 2023 का जो वर्ल्ड निमोनिया डे है, उसकी एक तो थीम है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। ये वर्ल्ड निमोनिया डे 2023 जो है उसकी थीम है। ये जो निमोनिया है ये लंग्स की डिजीज हम सभी जानते हैं, और इसमें लंग्स के अंदर जो हमारी लंग्स की जो आपकी एल्यूलाई होती है, जो लंग्स की पैरेन्काइमा होती है, उसमें इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है। उस इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है। तो अगर मैं निमोनिया के अंदर अपने लंग्स की बात करूं, है ना, वैसे आप सभी को पता है कि निमोनिया एक बच्चे के लिए बहुत गंभीर बीमारी है, और पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में हम निमोनिया को पढ़ते हैं। तो निमोनिया एक बहुत ही घातक बीमारी के रूप में उभर के आती है। छोटे बच्चों के लिए बहुत जानलेवा बीमारी है ये, और ज़्यादा होती है उनको। तो निमोनिया नाम जब हम सुनते हैं तो बच्चा ही दिमाग में आता है, और लोग इसको बच्चों वाली बीमारी कहते हैं। हालांकि निमोनिया किसी भी एज में हो सकती है, पर हाँ ये बच्चों को ज़्यादा होती है, तो इसको बच्चों वाली बीमारी के नाम से हम नॉर्मली बोलते हैं। अब इसमें होता है क्या, मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है कि आपकी जो एल्यूलाई होती है, एल्यूलाई क्या होती है, जिससे हमारा पूरा लंग्स बना हुआ है ना। तो हमारी जो सांस की नलियाँ होती है उसमें जो हमारा एल्यूलाई होता है, एल्यूलाई, ये एल्यूलाई है प्यारे दोस्तों। ये एल्यूलाई जिसमें हमारे लंग्स का जो सबसे अंदरूनी भाग है, जिससे लंग्स बना हुआ है, उसको एल्यूलाई कहते हैं। हेल्दी एल्यूलाई जो है, हेल्दी एल्यूलाई, और ये आपका ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल मतलब वो पाइपिंग जहाँ से हवा फेफड़े तक पहुँचती है, और एल्यूलाई जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। तो ये ब्रोंक्यूल्स तो पाइपिंग होती है, ब्रोंक्यूल जहाँ से हवा एल्यूलाई तक आती है, और एल्यूलाई वो मतलब जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये तो एक हेल्दी एल्यूलाई है और हेल्दी ब्रोंक्यूल है, हेल्दी पाइपिंग है, तब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो ये जो हेल्दी एल्यूलाई है या हेल्दी ब्रोंक्यूल है, ये हो जाता है अनहेल्दी। और जब ये अनहेल्दी होता है, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो आपकी जो एल्यूलाई है प्यारे दोस्तों, एल्यूलाई और आपकी जो ब्रोंक्यूल है, इसमें इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब होता है, वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो एल्यूलाई और ब्रोंक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये इन्फ्लामेशन। तो एक तो इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंक्यूल्स का, इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स के अंदर एल्यूलाई का, और इतना ही नहीं, वहां पे खूब सारे सिक्रीशन खूब सारे बनते हैं, और वो अंदर ही रह जाता है, बाहर भी नहीं आ जाता है। मतलब सिक्रीशन की स्ट्रेसिस होती है, खूब सारा बलगम वहां पे जमा हो जाता है एल्यूलाई में। और एल्यूलाई अगर बलगम से भर जाएगा, बहुत ज्यादा म्यूकस से भर जाएगा, तो म्यूकस एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन जो है फेफड़े का होने से फेफड़ा उस एरिया का जो है इन्फ्लाम्ड और इन्फेक्टेड लंग्स हो जाएगा पूरा का पूरा। अब बात आती है कि सर ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होने के किसकी, कौन इसकी रिस्क पे है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये निमोनिया होने की रिस्क रहती है। तो इसकी रिस्क पे सबसे मेजर जो रिस्क फैक्टर है निमोनिया के, वो इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र है, ये सबसे ज़्यादा रिस्क पे है। किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, कोई आदमी अगर स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्मोक करता है, तो स्मोकिंग वाले को निमोनिया होने की रिस्क सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्मोकिंग जो है आपके लंग्स को गड़बड़ करता है, लंग्स को खराब करता है। तो स्मोकिंग की अगर किसी को हिस्ट्री है, वो निमोनिया की रिस्क पे ज़्यादा है। किसी को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए कोई भी,
तो ये जाके लोअर रेस्पिरेटरी को इन्फेक्शन करता है। हमारे एल्वेलाई या लंग्स लोअर रेस्पिरेटरी का पार्ट है, तो उसको इन्फेक्शन होने की रिस्क होती है। कोई मरीज को अगर ट्रेकियल इंटूबेशन हुआ है, प्यारे दोस्तों, जब आदमी का खुद से अपना आप से सांस नहीं ले पाता है तो हम कृत्रिम सांस देते हैं, मतलब इसको वेंटिलेशन करना कहते हैं। तो किसी भी मरीज को वेंटिलेट करने के लिए उसके ट्रेकिया के अंदर एक ट्यूब डालना, और ये ट्यूब होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो ट्रेकिया के अंदर एक ट्यूब डालना, और इस ट्यूब को हमने नाम दिया एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इस ट्यूब को ट्रेकिया के अंदर डालने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेकियल इंटूबेशन। तो अगर किसी मरीज को हम ट्रेकियल इंटूबेशन करते हैं तो इंटूबेशन वाले मरीज में निमोनिया होने की रिस्क होती है। हालांकि निमोनिया वाले मरीज को इंटूबेट करने की जरूरत भी पड़ती है, पर हाँ, कुछ मरीज जिनको दूसरे किसी कारणों से हम इंटूबेट करते हैं, उन मरीजों में निमोनिया होने की रिस्क होती है। अगला जो रिस्क फैक्टर है, कोई मरीज प्रोलॉन्ग इमोबिलाइज हो जाए, लंबे समय तक बेड में रहे, ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी के बाद में हिला ही नहीं बेड से, ओल्ड एज हो गई है, बेड से हिल नहीं पा रहा है, इमोबिलिटी जो है वो निमोनिया का कारण बनती है। माल न्यूट्रिशन, किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, तो निमोनिया होने की रिस्क है। अगर किसी मरीज में बेहोशी है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हुआ हो, हेड इंजरी, एनेस्थीसिया या ड्रग ओवरडोज, ये 4 मेजर कारण है जिसकी वजह से आदमी बेहोश हो जाता है। अब बेहोश आदमी प्रॉपर खुद से ब्रेथ नहीं कर पाता है तो उसको निमोनिया होने की रिस्क होती है। तो एनेस्थीसिया वाले मरीज में, ड्रग ओवरडोज वाले में, हेड इंजरी या एल्कोहलिज्म वाले में निमोनिया होने की पूरी रिस्क है। इसके अलावा कोई मरीज अगर डिहाइड्रेटेड रहे, शरीर में फ्लूइड का कमी हो, उसकी वजह से भी निमोनिया होने की रिस्क रहती है। हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए कहते हैं ना, रोज अच्छे से बढ़िया से लेके पानी पिया करो, क्योंकि डिहाइड्रेशन निमोनिया का एक कारण है। अगर किसी मरीज में क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज से डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किसी को क्रॉनिक लंग्स डिजीज है, रीनल डिजीज है, या कोई कैंसर है, ये लंबी बीमारी है, तो कोई आदमी किसी दूसरी बीमारी से लंबे समय तक बीमार रहे तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वो बीमारी की वजह से बीमार रहता है, और बीमार आदमी को निमोनिया ज्यादा होता है, क्योंकि निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया भी बीमार आदमी को पहले पकड़ता है। अगला जो है प्यारे दोस्तों, अगर कोई इनहेल करे कोई नॉक्सियस सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके लंग्स के लिए बहुत घातक है, तो वो जाके आपको निमोनिया का कारण बनेगा। और रेजिडेंस इन सच एरिया जहां पे ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा प्रोन है, आप ऐसे एरिया में रहते हो, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स अपने आप में इन्फेक्शन के बहुत प्रोन है, आप हेल्थ वर्कर है और आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे सभी मरीज इन्फेक्टेड है, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा रिस्क पे है निमोनिया के होने के। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनको निमोनिया होने की रिस्क होती है। अब अगर किसी मरीज को निमोनिया होता है प्यारे दोस्तों, तो निमोनिया का कारण क्या है? ये तो है कि इनको हो सकता है, पर इनको निमोनिया होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है? निमोनिया ज्यादातर बैक्टीरियल होता है। तो निमोनिया होने के इटियोलॉजी यानी कि कारण क्या होता है, निमोनिया होने के कारण क्या है? अगर मैं कारण की बात करूं तो बहुत सारे कारण होते हैं निमोनिया होने के, जिसके अंदर मेन बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, फंगल एजेंट है, वायरस है और प्रोटोजोआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है निमोनिया होने के। निमोनिया बैक्टीरिया से हो सकता है, निमोनिया वायरस से हो सकता है, माइकोप्लाज्मा से हो सकता है, फंगल एजेंट से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है। अगला है, इट मे आल्सो रिजल्ट फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक एंड कॉजेटिव केमिकल, स्मोकिंग, डस्ट, गैसेज। कई बार एस्पिरेशन, जो खाना होता है, फूड होता है, उसको आदमी एस्पिरेट कर जाता है, उससे भी निमोनिया हो जाता है। फ्लूइड वोमिटस। निमोनिया में आल्सो कॉम्प्लिकेटेड टू क्रॉनिक इलनेस, निमोनिया से मरीज को क्रॉनिक इलनेस भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो निमोनिया होने के कोजेज है, और इसमें मेन कारण मैंने किसको दिया? बैक्टीरिया को। तो मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया है जो निमोनिया कराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमोकोकल, एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, न्यूमोकोकल निमोनी जो है वो बैक्टीरिया निमोनिया सबसे ज्यादा कराता है, न्यूमोकोकल निमोनिया, एंड दैट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये निमोनिया का सबसे महत्वपूर्ण कॉजेटिव एजेंट है। इसके अलावा स्टाफाइलोकोकस न्यूमोनी, दैट इज कॉज्ड बाय स्टाफाइलोकोकस न्यूमोनी। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आता है क्लैब्सिला। क्लैब्सिला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो भी निमोनिया का कारण बनता है। और एरोबिक बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर आता है नॉर्मल फ्लोरा, ये भी निमोनिया का कारण बनता है। लेकिन मोस्ट कॉमन अगर आपको कोज पूछे निमोनिया होने का, तो वो आपका है न्यूमोकोकल निमोनी। ये निमोनिया का सबसे बड़ा कारण है। निमोनिया में बैक्टीरियल कारण में अगर हम बात करें, बैक्टीरिया कौन सा? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है न्यूमोकोकल निमोनिया। अगर मैं वायरस की बात करूं, रिसेंटली आपने सुने भी होंगे कुछ नाम,
है। राइनो वायरस एक कॉमन वायरस है। कोरोना मैंने पहले भी बात की है, कोरोना वायरस। इन्फ्लुएंजा जो वायरस आया था H1N1, स्वाइन फ्लू, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, राइनो वायरस, herpes simplex virus that rarely cause pneumonia in newborn person with cancer and transplant recipient or patient with burn। ये वायरल निमोनिया के कारण में आते हैं। तो बैक्टीरियल निमोनिया, न्यूमोकोकल जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, और वायरल निमोनिया में हमने राइनो, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस, ये निमोनिया के कारक है। अगला है फंगल। फंगल के अंदर निमोनिया जो है हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड ब्लास्टोमाइकोसिस, मोस्टली हिस्टोप्लाज्मोसिस, फंगल इन्फेक्शन। अगर आपके लंग्स में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपको निमोनिया होने की पूरी रिस्क है। तो फंगल निमोनिया जो है वो भी एक और महत्वपूर्ण निमोनिया के कारक में आता है। निमोनिया के कोज के अंदर, कोज के बाद में आगे मैं बात करूं, निमोनिया को क्लासिफाई करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि निमोनिया जो है वो कई टाइप्स का होता है। निमोनिया जैसे अभी हमने बोला कि निमोनिया बैक्टीरिया से हुआ, वायरस से हुआ, फंगस से हुआ, तो वो एक निमोनिया इस तरीके से होता है। निमोनिया लंग्स के किस एरिया में होता है वैसे भी इसको क्लासिफाई करते हैं कि निमोनिया आपका लोबार निमोनिया होता है, मतलब लंग्स के किसी लोब में हुआ। नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, लंग्स के एल्वेलाई को मैं नेक्रोसिस किया। सेगमेंटल निमोनिया, लंग्स के किसी सेगमेंट में हुआ। एलुलर निमोनिया, एल्वेलाई में हुआ। इंटरस्टिशियल निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया। कहने का मतलब है लंग्स के किस एरिया में निमोनिया हुआ उसके अनुसार भी हम नाम देते हैं कि ये लोबार निमोनिया है, या नेक्रोटाइजिंग है, या सेगमेंटल है, एल्वेलर है, इंटरस्टिशियल है, या ब्रोंकियल निमोनिया है। निमोनिया को एक और तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं प्यारे दोस्तों, और वो क्या क्लासिफिकेशन है, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कोज, जैसे इओसिनोफिलिक निमोनिया, या हमने बोला कोई केमिकल से निमोनिया हुआ, या कोई एस्पिरेशन से निमोनिया हुआ, कोई एलर्जिक निमोनिया हुआ, या बाइलेटरल निमोनिया हुआ, दोनों साइड में निमोनिया हुआ। किस वजह से निमोनिया हुआ, क्या तरीका रहा निमोनिया होने का, ये भी निमोनिया को क्लासिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब आपको पता है कि हमने बोला कि निमोनिया जब भी किसी मरीज को होता है और उस मरीज के अंदर आपकी जो एल्वेलाई है, आपका जो ब्रोंकियोल है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है, एल्वेलाई में खूब सारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, और इसके होने का मोस्ट कॉमन रीजन बैक्टीरिया होता है। वैसे निमोनिया अलग अलग जगह से हो सकता है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए एक तो हम चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, और एक हम स्पूटम, जो स्पूटम आता है उस स्पूटम का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराता है, स्पूटम माइक्रोस्कोपी कराते हैं। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट है इसका, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। इसके अलावा सीटी थोरैक्स, ये जांच होती है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि चेस्ट का क्या पैटर्न है और वायरल है या बैक्टीरियल है, ये निमोनिया का पक्का आइडिया हो जाता है। सीटी थोरैक्स करवा देते हैं हम। निमोनिया जब डायग्नोस हो जाता है और जो भी निमोनिया है अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको ट्रीट करते हैं। जैसे अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, वायरल निमोनिया तो एंटीवायरल देना पड़ेगा, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट देने पड़ेंगे, फीवर आ रहा तो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निमोनिया में चलते हैं, एंड दैट डिपेंड ऑन कि निमोनिया कौन से वाला है, उसके अनुसार इलाज होगा। जिस भी मरीज को निमोनिया होता है उसमें हमें कुछ खास केयर देनी होती है। मरीज को बीमारी के बारे में बताएं, मरीज को थोड़ा आइसोलेट रखें, बीमारी खांसने या छींकने से, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस ट्रांसमिट होने की रिस्क रहती है, तो दूसरे लोगों से दूर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से मरीज को बचाएं, और मरीज जो है उसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहना होता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन लगाए, मरीज को प्रॉपर पोजीशन देवे, वाइटल मॉनिटरिंग करें, टाइम से ड्रग देवें, और रिकवरी तक मरीज को एक बेहतरीन केयर वहाँ देने की जरूरत है। निमोनिया 100% क्योरेबल डिजीज है, पर जरा सी लापरवाही जो है वो घातक साबित होती है, और जरा सी लापरवाही से मरीज की जान जाने का खतरा रहता है। तो निमोनिया एक डरावनी बीमारी है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन मरीज के लिए जानलेवा होता है। तो निमोनिया के बारे में ये बहुत ही बेसिक जानकारी आप सभी लोगों को होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी मैंने बोला, और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी में आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपके आसपास के सभी लोगों को इस बीमारी के बारे में बताएं। रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें, स्मोकिंग नहीं करनी होती है किसी को भी, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है, खुद को हाइड्रेटेड रखें, बचाव के उपयोग करें, माल नरिश ना होने दे, अपने न्यूट्रिशन स्टेटस का ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं,
बढ़िया एक्सरसाइज करें और अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह से बचा के रखें, ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रखें जहां पे आपको निमोनिया होने की रिस्क रहती है। आई होप आप निमोनिया के बारे में एक बेसिक जानकारी समझ गए हो। एक बार पुनः आप सभी लोगों को वर्ल्ड निमोनिया डे की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी लोगों के लिए सेलिब्रेशन वाली हो और इसके लिए आपका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज आप सभी लोगों को नर्सिंग के डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर लेके आया है माँ धमाका ऑफर। तो आप कोई भी ऑनलाइन नर्सिंग का कोर्स खरीदे 90% डिस्काउंट तक, साथ में टेस्ट सीरीज और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको वहाँ पे मिल रही है और वो बिल्कुल फ्री है। तो आप आज ही इससे जुड़े और इस दिवाली को और ज़्यादा अपने लाइफ में उजाला करने वाली दिवाली बनाए। तो एक बार पुनः विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली एंड विश यू ए वेरी हैप्पी वर्ल्ड निमोनिया डे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।